हेलो मित्रों, मैं ओम प्रकाश मिश्रा। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई हुई है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम आदिकाल के बारे में जानेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको लेकर के चर्चा करेंगे। पूरा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 भागों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो सबसे पहले में तो हम आज आदिकाल से शुरू करते हैं, जिसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम चरण है उसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। इस चरण को आदिकाल जो नाम है वह सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रदान किया गया था। वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को लेकर के विभिन्न विद्वानों में विभिन्न मतभेद हैं। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीतिक दृष्टि से जो है इस समय भारत में सम्राट हर्षवर्धन का समय था और इनके जो शासनकाल का समय था वो अंतिम था। उसी समय हिंदी साहित्य का उदय भी हो रहा था। आरंभ में इस चरण में अपभ्रंश एवं हिंदी भाषा का सम्मिलित प्रयोग किया जाता था। इस अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को विविध विद्वानों द्वारा निम्नलिखित नामों से पुकारा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्राकृताभाष हिंदी कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परिष्कृत हिंदी कहा, तो विद्यापति ने इसे देशिल बैना कहा और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे विकसित अपभ्रंश या अपभ्रंश कहा। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने इसे अवहट्ट कहा। अब आते हैं आदिकाल के नामकरण को लेकर के, जो कि हमने बताया था कि इसके नामकरण को लेकर के बहुत सारे विद्वानों के विभिन्न मत हैं। तो इसका जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रथम काल है उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल, राहुल शंकरत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि एवं चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने इसे आरंभिक काल और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जय काव्य, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल, श्याम सुंदर दास ने इसे वीर काल एवं अपभ्रंश काल कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे अपभ्रंश काल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी इसे अपभ्रंश काल कहा, बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल तथा इसे जातीय साहित्य का उदय बताया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा, डॉक्टर पृथ्वीनाथ ने इसे अंधकार काल, रामखिलावन पांडे ने इसे संक्रमण काल, डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने भी इसे संक्रमण काल कहा, मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल, शंभुनाथ सिंह ने इसे प्राचीन काल, शैलेश जयदी ने इसे आविर्भाव काल, वासुदेव सिंह ने उद्भव काल तथा राम प्रसाद मिश्र ने इसे संक्रांति काल कहा। आदिकालीन साहित्य की 2 प्रकार की शैलियाँ हैं, पिंगल शैली और डिंगल शैली। हर साहित्य के इतिहास में जो कवियों की लेखन की परंपरा रही है उसमें वर्तमान समय में जिस शैली का प्रयोग होता था उस शैली में लिखी हुई कविताएं होती थीं। तो उस समय की जो शैली चल रही थी वो पिंगल शैली थी और डिंगल शैली थी। पिंगल शैली अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा को पिंगल शैली के नाम से जाना जाता था। इस शैली की जो रचनाएं होती थी वो कोमल कांत पदावली होती थी। डिंगल शैली अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा को कहा जाता था। इस शैली की रचनाओं में कठोर कर्कश पदावली का प्रयोग किया जाता था। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ तीन प्रकार की प्रवृत्तियों का प्रयोग हुआ है। वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण किया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल है उसका इन्होंने वीरगाथा काल नामकरण किया है, क्योंकि जो वीरगाथा काल के अंतर्गत जो राष्ट्र साहित्य आता है उसमें अधिकतर राजाओं की कहानियाँ जिसमें वीरता का भाव दिखाया गया है। पृथ्वी राजा सो इसका एक अन्यतम उदाहरण है, जिसमें जो है राजा जयचंद और राजा पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के युद्ध का वर्णन किया गया है। धार्मिकता। अब अगर धार्मिकता हमको देखने को मिलता है जैन, सिद्ध, बौद्ध और नाथ साहित्य की रचनाओं में जो है
धार्मिकता देखने को मिलता है, श्रृंगारता हमको देखने को मिलता है। विद्यापति की पदावलियों में हमें श्रृंगारता का भाव मिलता है। अब हिंदी भाषा का आदि कवि, इसमें भी विभिन्न विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। हर विद्वान ने जो है हिंदी साहित्य में आदि कवि को लेकर के भी अपना मत प्रस्तुत किया है। हिंदी भाषा के आदि कवि के संबंध में विद्वानों के निम्नानुसार मत अलग अलग हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है, इन्होंने पुण्य या पुंड कवि को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान, इनको कहेंगे अद्दहुमार भी मिलता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको विद्यापति को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि महाकवि चंद्रवरदाई को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। और पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। लेकिन सभी सर्वमान्यता के अनुसार सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। अब हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना, तो हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना श्रावकाचार और इसके जो रचनाकार हैं आचार्य देवसेन। इसका समय 933 ईस्वी माना जाता है और इसमें कुल 250 दोहे हैं। और इसका जो विषय वस्तु है श्रावक धर्म यानी कि जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है श्रावकाचार में, जो कि आचार्य देवसेन की रचना है। और इसका जो समय सीमा है वह 933 ईस्वी है। आदिकाल साहित्य का विभाजन, आदिकालीन संपूर्ण साहित्य को प्रमुखतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन चारों में से केवल रासो साहित्य को ही आदिकालीन साहित्य में स्थान देते हैं। शेष तीनों प्रकार के साहित्य को उन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन चारों को ही आदिकालीन साहित्य में स्थान दिया है। यह बात आपको ध्यान रखना है कि किसने आदिकाल में जो आदिकाल 4 श्रेणियों में विभाजित है उसमें किसने प्रमुख साहित्य को स्थान दिया है। आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी भी प्राप्त होती हैं जिनको उपयुक्त चारों ही श्रेणियों में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसी रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की फुटकल रचनाएं नाम से संबोधित किया है। रासो साहित्य, अब इसमें रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर के भी विद्वानों में काफ़ी चर्चा रही है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से मानी गई है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसायन शब्द से इन्होंने माना है। और ये स्पष्टीकरण है कि आचार्य शुक्ल ने बीसल देव रासो रचना में उल्लिखित रसायन शब्द के आधार पर अपनी उत्पत्ति दर्शाई है। जैसे 1272 मझारी जेठ वदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। ये एक्चुअली ये अपभ्रंश में ही लिखा हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार एवं चंद्रवली पांडे के अनुसार जो रासो शब्द है वह रासक शब्द से माना है, कि रासक शब्द से जो है रासो शब्द बना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान द्वारा जो रचित संदेश रासक रचना के आधार मानकर रासक शब्द से निम्न क्रम के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति दर्शाई है था। रासक, फिर रासा, फिर रासा, फिर रासो। गार्षादा ताशी के अनुसार राजसु या राजस्वी शब्द से, और काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार रहस्य शब्द से माना गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रस शब्द से बना है। हर प्रसाद शास्त्री एवं विंध्येश्वरी पाठक के अनुसार राजयश शब्द से रासो शब्द का निर्माण हुआ है।
नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासिक शब्द से रस जो है रासो शब्द का निर्माण हुआ है। अब रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? तो रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं थी कि यह साहित्य चारण एवं भाट कवियों के द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा में लिखा गया है। पहला कारण ये हो गया, पहली विशेषता रासो साहित्य की। इस साहित्य की रचनाओं में तत्कालीन समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। इस साहित्य की रचनाओं में युद्ध एवं प्रेम प्रसंगों का अधिक वर्णन किया गया है। इस साहित्य की रचनाओं में वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। इस साहित्य की रचनाओं में डिंगल एवं पिंगल दोनों प्रकार की शैलियों का वर्णन किया गया है। इस साहित्य की रचनाओं में वीर गाथात्मक प्रवृत्ति का अधिक प्रयोग किया गया है। इस साहित्य की रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का समावेश भी किया गया है। इस साहित्य की रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। इस साहित्य की रचनाओं में पदों की रचना के लिए विविध प्रकार के छंदों का वर्णन भी किया गया है। अब रासो साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं, पृथ्वीराज रासो जिसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, इसको रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बीशल देव रासो ये नरपथनाल की रचना है। परमाल रासो जगनिक, परमाल रासो को हम आलखंड के नाम से जानते हैं, जो कि बरसात के समय में ये बहुत ही वीरगाथात्मक रचना है परमाल रासो। और कहते हैं कि जो परमाल रासो का जो आलखंड है वो जब गाँव में पढ़ा जाता है तो बहुत कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, उनके अंदर भी वीरता ऊर्जावान का भाव देखने को मिलता है। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। खुमार रासो दलपति विजय की रचना है। विजयपाल रासो नल सिंह भाट, बुद्धि रासो जलहर की रचना है। पृथ्वीराज रासो के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है और इनका जो जन्म काल है चंद्रवरदाई का 1168 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1168 ईस्वी में चंद्रवरदाई का जन्म काल माना गया है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह पृथ्वीराज रासो की रचना काल माना गया है। देखिए दोनों में भिन्नता है। शुक्ल ने 1168 को चंद्रवरदाई का जन्म समय माना है, जबकि नगेंद्र ने 1168 को पृथ्वीराज रासो की रचना काल का समय माना है। वास्तविक में यह चंद्रवरदाई का जन्म काल ही माना जाता है। अब इसके जो काव्य का स्वरूप क्या है, सब काव्य के दो भेद, पद्य और गद्य और चंपू। पद्य काव्य में प्रबंधात्मक काव्य, मुक्तक, और फिर प्रबंध काव्य में महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। इसको इसलिए बताया गया है क्योंकि इसका जो काव्य का स्वरूप है वह श्रव्य काव्य है, पद्य में लिखा हुआ है, बड़ा है, इसलिए ये महाकाव्य है। ठीक है। और इसमें यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है दृश्य काव्य के जो रूपक होते हैं 10 भेद भी दिखाया है इसमें। नाटक यानी कि रूपक ये बिल्कुल पूछता है कि रूपक के कितने भेद हैं, तो रूपक के 10 भेद हैं। नाटक, प्रकरण, भाग, प्रहसन, दिम, व्यायोग, सर्वकार, वीथी, अंक, इहामृग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो की हिंदी साहित्य सर्वप्रथम महाकाव्य रचना मानी गई है, ये हम आपको बता चुके हैं। इसका जो मुख्य कथानक है, इस महाकाव्य में अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान एवं कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम विवाह का मुख्य कथा के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़ी गई अनेक मुद्दों की कथा है का वर्णन किया गया है। वैसे भी जल्दी में ही पृथ्वीराज मूवी भी आई है, आप लोग देख सकते हैं, हमने तो खैर देखा। नायक पृथ्वीराज चौहान है और नायिका इसकी संयोगिताएं हैं। और पृथ्वीराज चौहान जो नायक होते हैं, धीरोदात, धीरोद्रित, धीर ललित और धीर प्रशांत, ये नायक की 4 भेद हैं। तो इस महाकाव्य के जो नायक हैं उनकी श्रेणी धीरोदात्त है और संयोगिता जो इसकी नायिका है वह मुग्धा में आती है। इसमें कुल जो है 16,306 पद हैं। इस रचना में लिखे गए 16,306 पदों की रचना करने के लिए कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इनमें से 56 छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है।
इस आधार पर छप्पय छंद चंद्रवरदाई का सर्वाधिक प्रिय छंद भी माना जाता है। ये भी प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि चंद्रवरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उसमें किस छंद को सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, तो वो है छप्पय छंद। प्रधान रस तो इस महाकाव्य में युद्ध है, तो फिर जाहिर सी बात है इसमें वीर रस होगी। लेकिन एक तरफ संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम भी है, तो यहाँ श्रृंगार रस की भी प्रधानता है। तो साथ ही लगभग सभी प्रकार के रसों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। महाकाव्यों को सामान्यतः सर्गों में विभाजित किया जाता है, परंतु चंद्रवरदाई ने इस महाकाव्य को सर्गों में विभाजित न करके इसको समय में विभाजित किया है, और इसमें कुल 69 समय है। मतलब सर्ग जैसे बहुत सर्ग में होता है, अंक में होता है, तो इसको समय में विभाजित किया गया है। कुछ विशेष तथ्य हैं। इस महाकाव्य रचना को सर्वप्रथम कर्नल टाड के द्वारा एरास एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में दी गई थी। कर्नल टाड ने इस रचना को एक भाग को संयोगिता नाम से भी प्रकाशित करवाया था। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र एवं हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार इस रचना का जो उत्तरार्ध भाग है वह चंद्रवरदाई के पुत्र जिल्हड़ के द्वारा रचित माना जाता है, क्योंकि जब पृथ्वीराज इस रचना कर रहे थे तो उस समय मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को पकड़ ले जाता है। तो फिर उसमें मिलता है कि पुस्तक जिल्हड़ हथ दे चल गज्जन नृप्रकाश। तो माना जाता है कि इसका जो उत्तरार्ध भाग है वह चंद्रवरदाई के पुत्र जिल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। इस संबंध में पृथ्वीराज रासो में लिखित निम्नलिखित पद का प्रभाव स्वरूप प्रस्तुत किया गया। ये लिखा है पुस्तक जिल्हड़ हथ दे चल गज्जन नृप्रकाश, मैंने भी बताया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को अर्ध प्रमाणिक माना है और इसे सुख सुखी संवाद कहकर पुकारा है। ये एक बार पूछा भी जा चुका है कि किसने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटना कोश मात्र कहकर पुकारा है। किसे? पृथ्वीराज रासो को इन्होंने घटना कोश कहा है। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। बाबू श्याम सुंदर दास एवं उदय नारायण तिवारी ने इस रचना को विशाल वीर काव्य कहकर पुकारा है। डॉक्टर बच्चन ने इस रचना को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहकर पुकारा है। एक थाल जन्म एक थाल मरण, यह कथन चंद्रवरदाई एवं पृथ्वीराज चौहान के संबंध में कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का जन्म एक दिन माना जाता है तथा मृत्यु भी एक ही दिन मानी जाती है। इस कथन के अनुसार दोनों मित्र माने गए हैं एवं इन दोनों का जन्म मृत्यु एक ही दिन मानी जाती है, इसमें लिखा भी है। इस रचना के प्रामाणिकता के संबंध में निम्नानुसार 3 मत माने गए, क्योंकि आदिकाल जो है कि जो मतलब कि आदिकाल हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो लगभग बहुत विवादास्पद से भरा हुआ है। हर चीज़ में विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। पृथ्वीराज रासो को लेकर के भी लोगों में विभिन्न मत हैं। अब बहुत विद्वान इसको अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये अर्ध प्रमाणिक है, कुछ लोग इसे कहते हैं नहीं ये प्रमाणिक रचना है। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन इसे क्या क्या मानते हैं। तो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान, मतलब ये यानी कि लोगों ने पूरी तरह इसको एक जाली ग्रंथ माना है, कहा ये कुछ है नहीं इसमें, केवल रचना है, लेकिन ये कोई इसमें जो तथ्य हैं या इसमें की जो कहानी है पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है। तो डॉक्टर वूलर इनको 1875 में अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान एक पुस्तक प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर इन्होंने पृथ्वीराज रासो रचना को सर्वप्रथम अप्रमाणिक घोषित किया था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये पूरा ग्रंथ जाली है। कविराज मुरारीदान एवं श्यामल दास ने, गौरी शंकर हीरानंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद ने इसे जो है अप्रमाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं और मुनिजिन विजय हैं। अब आते हैं हम पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल टाड, मिश्र बंधु, बाबू श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, डॉक्टर दशरथ शर्मा, मथुरा प्रसाद दीक्षित, ये इसको जो है प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है। एक्चुअली प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना है, किसने अर्ध प्रमाणिक माना है और किसने अप्रमाणिक माना है।
इसमें अध्याय सिंह उपाध्याय हरिओद भी हैं प्रामाणिक मानने वालों में। इस रचना की जो हस्तलिखित पांडुलिपियां के निम्नानुसार 4 संस्करण रूपांतरण प्राप्त होते हैं। बृहद रूपांतरण में 69 समय और 16,306 पद है। इस रूपांतरण को सर्वप्रथम इसका जो संपादन हुआ वो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा करवाया गया था। इस रूपांतरण की जो हस्तलिखित पांडुलिपि वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। मध्यम रूपांतरण, इस रूपांतरण का अभी तक संपादन नहीं करवाया गया है। इसकी हस्तलिखित पांडुलिपि वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। लघु रूपांतरण, यह पांडुलिपि वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय में भी सुरक्षित है। और फिर है लघुत्तम रूपांतरण। डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इसी रूपांतरण को पृथ्वीराज रासो की मौलिक रूप माना गया है। बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो नरपतनाल की रचना है। यह 1155 में लिखा गया। इसके रचना काल के संबंध में आचार्य शुक्ल ने इस रचना में लिखित निम्नलिखित पद को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया है। 1272 मझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ शारदा तोठी ब्रह्म कुमारी। इसका जो प्रमुख कथानक है, इस रचना में अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ तथा मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह वियोग एवं पुनर्मलन की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें कुल जो है 128 पद हैं। इसमें कुल जो है 128 पद हैं। विभाजन, खंड काव्य श्रेणी की इस रचना को निम्न अनुसार 4 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड है, इस खंड में बीसलदेव तृतीय राजमती के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में, इस खंड में रानी राजमती की किसी व्यंग से रुष्ट होकर राजा बीसलदेव के उड़ीसा चले जाने एवं वहाँ 12 महीने तक के प्रवास का वर्णन किया गया है। तृतीय खंड में रानी राजमती के वियोग का 12 मासा का वर्णन है। चतुर्थ खंड में, इस खंड में बीसलदेव एवं राजमती के पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। इसके विशेष तथ्यों में आता है कि यह रचना जो है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। इस रचना में पिंगल शैली का अधिक प्रयोग किया गया है। हिंदी साहित्य में 12 मासा वियोग वर्णन की परंपरा इसी रचना से शुरू हुई मानी जाती है, जो कि बाद में मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में 12 मासा, जो नागमती का 12 मासा है, उसमें दिखाई मिलता है। तो सबसे पहले 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है? सबसे पहले 12 मासा का वर्णन मिलता है बीसलदेव रासो में। इस रचना में साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य देशीय भाषा का सम्मिलित प्रयोग किया गया है। इस रचना में सभी जगह वर्तमान कालिक क्रियापदों का ही प्रयोग किया गया है। इस रचना में सभी वर्तमान कालिक क्रियापदों का ही प्रयोग किया गया है। अब है परमाल रासो। परमाल रासो रचनाकार जगनिक की रचना है। रचना काल 1230 ईस्वी में, विक्रम संवत मुख्य कथानक इस रचना में कालिंजर प्रदेश के चंदेल वंशीय राजा परमार्थ देव एवं आल्हा एवं मुदल नामक 2 सामंतों की वीरता का वर्णन किया गया है।